नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। एनडीए सरकार में मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से अल्मोड़ा से निर्वाचित सांसद अजय टम्टा को शामिल किए जाने पर टम्टा के गृह जनपद अल्मोड़ा में जश्न का माहौल है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा की राजनीतिक जीवन जिला पंचायत सदस्य से शुरू हुई। वे जिला अध्यक्ष के बाद सोमेश्वर विधानसभा से 2 बार विधायक बने और राज्य सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी बने। फिर 2014 में वे सांसद बने, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने और तीसरी बार सांसद चुने गए। टम्टा जी की शालीनता, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता से केवल अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश को और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी उनको काम करने का अवसर मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में पहली सूची में ही उनका नाम सम्मिलित किया गया है। इसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र वासियों को, जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारा ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सीमांत संसदीय क्षेत्र है। 3 सीमाएं इसकी विदेशी सीमाओं से घिरी हुई हैं। टम्टा जी लगातार अपने क्षेत्र के लिए कर्मठता से काम भी करते हैं। अजय टम्टा जी को केंद्र में मंत्री के रूप में दिया है। श्री अजय टम्टा जी के अनुभवों का लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि पूर्व में उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। उनके अनुभव का लाभ पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। अजय टम्टा जी को केंद्र में कैबिनेट में स्थान मिल रहा है, बहुत हर्ष की बात है। अल्मोड़ा वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। उनके अनुभवों का लाभ, वो पहले भी कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में और केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभवों का लाभ हमें उत्तराखंड को जरूर मिलेगा और इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का, नड्डा जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके अनुभवों का लाभ से उत्तराखंड। राज्य के शहरों की नई सरकार को लेकर किसी का पलड़ा भारी है तो किसी के लिए चुनौती है। लोकसभा चुनाव नतीजों के हिसाब से वोट बैंक खिसकने से ज्यादा राजनीतिक दल चिंतित है, तो वही कुछ खुश भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगमों में मेयर का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा। चुनाव जो है वो अभी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे पिछले जैसे 7 नगर निगम थे, उसमें से 5 में भाजपा ने अपना परचम लहराया था और इस बार जो है 2 नगर निगम और जुड़े हैं और पूरे 9 के 9 नगर निगमों में हम लोग पूरे नगर निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएंगे और हर नगर निगम, नगर निकाय के, नगर पालिका सभी में हम लोग भाजपा का इस बार जो है सिंबल लेकर आएंगे और ये कार्यकर्ता अपना संकल्प लेकर चला है। और जिस प्रकार से तैयारियों की बात है, हमारी हर जगह पे सभी दावेदारों की लिस्ट भी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। बाकी विपक्ष जो है वो अपना रोना रोता ही रहेगा, क्योंकि उनको हारना ही है, तो उनके बारे में तो कुछ ज्यादा कहा नहीं जाता। देखिए, निकाय चुनाव में हार जीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव होने चाहिए और जिसने जनता की सेवा की होगी, जिसने लगातार जो है काम किया होगा, जनता जो है जानती है कि उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है, किसने उनके मुद्दों को उठाने का काम किया है, किसने विकास के लिए जो है संघर्ष किया है। तो निश्चित तौर पर जो भी जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो निश्चित तौर पर जो है जीत दर्ज कराएगा निकाय में। तो सरकार को तो चुनाव समय पे करानी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि जो है बार बार निकाय में चुनाव टालने के जो है बहाने तलाशने चाहिए। अब तो माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है निकाय चुनाव में देरी को जो है गंभीरता से लिया है, जो है अवमानना का नोटिस जारी किया है। अब सरकार को अवमानना का जो है सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये स्थितियां क्यों आई, इस पर भी सरकार को जो है गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 7 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ देवभूमि उत्तराखंड की 2 विधानसभा, बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए भी उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि आज के दिन भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 जून को इसके संबंध में गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी होगा और 10 जुलाई को मतदान होगा, जिसके बाद 13 जुलाई को मतगणना होगा।
माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए आज 10 जून को जो बाई इलेक्शंस हैं उनका शेड्यूल जारी किया है और उसमें 10 जून के ये जो इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा है, इससे एमसीसी इमीडिएट इफेक्ट से 2 जनपद यानी कि जहां पर उत्तराखंड में बाई इलेक्शंस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बद्रीनाथ और मंगलौर में होने हैं, वहां पर फोर्स में आ गई है। उसमें जो शेड्यूल घोषित किया गया है उसमें 14 तारीख को जो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा 10 जुलाई को मतदान की तिथि है, 13 को काउंटिंग है और 15 जुलाई को इस पूरे प्रक्रिया 12 मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा अब 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। इस वर्ष 15 दलों के 606 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा कराने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद ही सकुशल और शांतिपूर्ण रही है। हल्द्वानी के काठगोदाम से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और आम पर्वत के दर्शन किए। देखिए, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। पूरी तरीके से यात्रा शांतिपूर्ण रही है? जी बिल्कुल, पूरी यात्रा हमारी सकुशल संपन्न हुई है। अभी तक कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है और भगवान के इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। भगवान के पास सब कुछ हमारा अभी तक सकुशल संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भी कहीं ना कहीं जो पर्यटकों का रुझान काफ़ी बढ़ा। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के पश्चात ये जो यात्रा है काफ़ी बढ़ी है। आप पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 300 प्लस यात्री थे, इस बार 606 अभी तक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग दुगने यात्रियों ने इस सीज़न में आदि कैलाश यात्रा की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हमारे सीज़न में जो शीतकालीन के समय होगा वो भी यात्रा काफ़ी अच्छी चलेगी। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष दे रहे हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत की थी, दुर्भाग्य से वे चुनाव नहीं जीत सके। समर्थकों और कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने कहा कि वे अगले 5 सालों तक जनता के बीच रहकर जनसेवा करेंगे, साथ ही आने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। चुनाव में मिली हार पर वीरेंद्र रावत ने कहा कि पार्टी संगठन बैठकर हार की समीक्षा करेगा कि कमी कहां रह गई। उनकी आशाओं पर नहीं खरा उतर पाया, लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में जो भी हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे, आने वाले हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें लगातार हम सक्रिय रहेंगे और पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। सभी सीनियर लीडर्स इस पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो कमियां रह गई, कुछ कमी तो रही गई हमारे से, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं रहा, नहीं तो सबने बहुत मेहनत की। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि सबने इसको, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने इस चुनाव को बहुत मिलजुल के लड़ा और बहुत एग्रेसिव तरीके से हम चुनाव लड़े। कहीं ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम काशीपुर के रामनगर रोड स्थित नरेंद्र हार्ट सेंटर पर क्षेत्र के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल द्वारा आयोजित निःशुल्क मनोरोग चिकित्सा कैंप के दूसरे दिन रविवार को भी क्षेत्र से आए मानसिक रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ लिया। जाने माने हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल की सुपुत्री मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने बताया कि मनोरोग एक बीमारी है, इसमें मरीज को अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, समय रहते मरीजों को उचित उपचार कराने की आवश्यकता होती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिखा अग्रवाल है। मैं मानसिक रोग एवं नशा उन्मूलन रोग विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी होता है उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य भी
की देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो हम सब लोग जागरूक रहते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभी भी हमारे पास बहुत कम उपाय हैं। हम लोग जागरूक नहीं रहते मानसिक बीमारी के प्रति। तो बहुत से लोग समझते हैं मानसिक बीमारी कोई ऊपरी चक्कर है या कोई ऊपरी साया है जिसकी वजह से ये होता है, तनाव से होता है, बहुत सारे कारण समझते हैं, लेकिन इलाज नहीं समझते कि इसके इलाज की भी ज़रूरत है। इसके लिए मानसिक रोगों का इलाज संभव है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले ज़्यादा सोचना, बहकी बातें करना, शक वहम करना, घबराहट होना, काम में मन नहीं लगना, एक ही काम को बार बार करना, शक वहम करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, घर से बाहर भागना, काम में मन नहीं लगना, और भी विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। छोटे बच्चों में कि बुद्धि विकसित नहीं होना, ज़्यादा चंचल होना, कपड़ों में पेशाब कर लेना, स्कूल ना जाना या फिर स्कूल में जाके चोरी करना, और जो टीचर्स होते हैं उनकी बात नहीं मानना, ये सब भी लक्षण जो हमें शुरू में बच्चों में दिखते हैं। इनका भी इलाज शुरू में ही संभव है। इलाज करेंगे, इनको पहचानें, नहीं पाएंगे आगे चलकर ये लोग नशे की तरफ भी जा सकते हैं। बेफिजूल में बहस करना, खर्चा करना और नशे की तरफ अग्रसर होना। नशे के अगर व्यक्ति नशा कर रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आंखें लाल होना, चिड़चिड़ापन होना, घर से सामान गायब होना, चोरी करना, ये सब दिखाता है कहीं ना कहीं कोई आदमी शायद नशा कर रहा हो। उसके अलावा बड़ों में वही हमने बताया, घबराहट होना बहुत कॉमन है। अवसाद रहना, इधर उधर भागना, काम में मन नहीं लगना, ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण है। अगर आप सब इन सब से पीड़ित हैं, यानी अब कहीं ना कहीं मानसिक रोग आपके अंदर बन रहा है, जिसको आपको पहचानना होगा और उसका इलाज लेना होगा। हर तरह का इलाज संभव है, व्यवहारिक चिकित्सा भी, और हम दवाइयों के द्वारा भी इस रोग का इलाज करते हैं। आपको कोई संपर्क करें मैडम, जैसे हाँ बिल्कुल देंगे। हम तो बैठ गए, आप जब चाहे हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, हम अवेलेबल रहेंगे। भविष्य में भी मैं चाहूँगी कि लोग आए, संपर्क करें, और हम चाहेंगे हम उनको सेवा देना चाहते हैं, वो आएंगे तो हम उनको लगातार सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआ में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत के संकल्प का सपना दूर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं, वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। और जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है कि ये लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सदस्य हैं, तो इसलिए चुनौती ऐसा कोई विषय नहीं है और सब लोग पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया है। भारत का संकल्प लिया है, क्या लगता है इस बार? निश्चित रूप से ये जो 5 साल हैं, ये 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे और इनसे ही भविष्य के भारत का निर्माण होने वाला है। केंद्रीय मंत्री बने हैं अजय टम्टा जी। जी हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को भी माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। और कहीं हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद थे, हमारी इच्छा थी कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में उनको मौका मिले।